नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस न्यूज एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग, इनकम, आपके खर्चे, महंगाई, हर चीज से रिलेटेड हम न्यूज को कवर करने वाले हैं 3 बिजनेस न्यूज़पेपर से, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस। एंड यहाँ पे सारे ऐसे न्यूज हम कवर करेंगे जो आपके पॉकेट को अफेक्ट करते हैं, आपके फाइनेंसिस को अफेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो न्यूज पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कॉज है इस इवेंट का, इस फिनोमेनन का, और इसका क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ पर। इस तरीके से हम एनालाइज करना सीखेंगे चीजों को कि किस तरीके से चीजें हमें अफेक्ट कर रही है, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो इंडियन हो। तो शुरुआत करते हैं आज के एक ओवरव्यू से। एफपीआई सेल ऑफ लीड्स टू वर्स्ट मार्केट स्टार्ट इन नियरली 10 ईयर्स। 10 साल में सबसे खराब स्टार्ट में से एक है ये जो जनवरी फरवरी रहा है हमारा शेयर बाजार में। क्या रीजंस हैं? देखिए, मैं बताता हूं आपको कि रीजंस एक्चुअली इतने हैं नहीं जो दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डीपली देखेंगे, रिसर्च करेंगे, इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर वाले एक दूसरे के ही आर्टिकल कॉपी करके लिख दे रहे हैं, बस रीराइटिंग कर दे रहे हैं, रीफ्रेज कर दे रहे हैं बस। तो ऑटो एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। 40% का ग्रोथ आया है एक्सपोर्ट्स में ऑटो के। तो कौन सी कंपनीज है जिनका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? क्योंकि वो कंपनीज तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल स्टैंड आउट करने वाली है अपने पूरे सेक्टर में। ट्रैवल प्रेशर्स, अगर आप देखेंगे एक आदमी ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा खर्चा ट्रैवलिंग पे कर रहा है आजकल। ट्रैवलिंग मतलब घूमने नहीं जा रहा है, ऑफिस आने जाने का खर्चा, कम्यूट का खर्चा है। तो देखेंगे नॉन फूड आइटम्स के बाद इतना बड़ा खर्चा ट्रैवलिंग में कैसे जा रहा है। इंडिया आईज ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ 100K केयर वर्कर्स ईच ईयर। अब आप बोलते हो कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया में, कि भाई बाहर इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लोग जो रिसर्चर्स है बाहर चले जा रहे हैं। अभी देखो कि इंडियन गवर्नमेंट खुद भेज रही है लोगों को बाहर, और टारगेट्स रखे हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट से हमारी एग्रीमेंट कर रही है दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट इसे नेगेटिव नहीं मानती है। मेजर बीबीएम्स पिवट टू एजेंटिक एआई टू रेज ऑटोमेशन एफिशिएंसी। अच्छा, कितने लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इन कंपनीज को जानते हैं? जेनपैक्ट, EXL, WNS, एक्सेंचर, और मतलब ये काफी यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो काफी हद तक यहाँ पे ऑटोमेशन की बात चल रही है। तो क्या ये आपको अफेक्ट कर सकता है, हम ये देखेंगे। एंड ट्रंप ने अनवील किया है एक रेसिप्रोकल टैरिफ रोड मैप, एक पूरा रोड मैप निकाला है, और इसमें मेजर टारगेट कौन कौन है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे मेजर टारगेट्स है। तो क्या इंडिया टारगेट नहीं है? और मोदी जी पे भी वही है। तो एक बार इसके बारे में भी एक बार हम लोग ढंग से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इस टाइम पे रिलैक्स रहने की जरूरत है या थोड़ा सा अलर्ट रहना है हमें भी। तो शुरुआत कर देता हूं मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। एफपीआई सेल ऑफ लीड्स टू वर्स्ट मार्केट स्टार्ट इन नियरली 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में शेयर बाजार की जो साल की शुरुआत है सबसे बेकार हुई है इस साल। और रीजंस क्या है? एफपीआई कौन होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एंड इन्होंने बेचा है करीब $10 बिलियन या उससे ज्यादा की इंडियन इक्विटीज पहले 6 हफ्तों में। शुरुआत के जो 6 हफ्ते हैं, मतलब 1.5 महीने में, 2025 के 1 लाख करोड़ के करीब करीब इन्होंने यहां से हमारे शेयर्स बेच दिए हैं। तो अब मेरा सवाल है आपसे, सबसे पहला, आज पहले ही पैराग्राफ से सवाल पूछ रहा हूं, एफपीआई और एफआईआई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये मैं कवर कर चुका हूं पुरानी वीडियोस में, इसीलिए मैं एज अ क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी। तो नए व्यूअर्स भी इसका जवाब दे सकते हैं, जो भी सही जवाब देगा मैं कवर करूंगा उसे नेक्स्ट वीडियो में। जो सेल ऑफ आया है, जो बिकवाली आ रही है ना मार्केट में, कह रहे हैं कि सबसे पहले तो देखो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है, जो धंधा है वो कम हुआ है कंपनीज का, और इवन जीडीपी भी हमारा 5.4% गया था, राइट। तो स्लो डाउन इकोनॉमी में था। इसके अलावा यूएस में पॉलिसी शिफ्ट आ रही है, पता नहीं यूएस कब क्या कैसी पॉलिसी बनाते, तो ये भी हमें नहीं पता है। एंड यूएस में जो डेट सिक्योरिटीज है वो भी ज्यादा अट्रैक्टिव हुई है और स्ट्रेंथन किया है इन्होंने डॉलर को। तो अच्छा, ये पॉलिसी शिफ्ट कुछ और है। यहाँ पे जो पॉलिसी शिफ्ट आई है यूएस में, यहाँ पे इसकी वजह से यूएस में अगर आप देखोगे डेट सिक्योरिटीज है, मतलब ट्रेजरी बॉन्ड्स की यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे इतना बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। वहां पे फिक्स रेट, जो रिस्क फ्री रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रिस्क फ्री रेट से कंपेयर करना। तो रिस्क फ्री रेट इतना बढ़िया मिल रहा है, जैसे एफडी में इतना बढ़िया अगर आपको 10% मिलने लगे तो आप शेयर बाजार में शायद पैसे कम लगाओ या ना लगाओ। तो एफपीआई सेलिंग जो है, इसके वजह से निफ्टी 2.6% नीचे आ चुका है। मिड कैप, स्मॉल कैप ये तो 11%, 15% नीचे है। और ये सबसे स्टीपेस्ट, सबसे बड़ा डिक्लाइन है हमारा, अगर आप देखोगे 6 वीक का। अगर 2016 से लेकर के आज कंपेयर करो आप आज तक के पीरियड को, मतलब करीब 8 साल में। और सबसे ज्यादा एफपीआई सेल्स हमें दिखा है अमंग इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया में। इमर्जिंग मार्केट्स कौन कौन से हैं? देखिए, दूसरी जो कंट्रीज है ना हमारे साथ, एशियन कंट्रीज, ये भी इमर्जिंग मार्केट्स में आती है, जैसे इंडिया, साउथ कोरिया,
हांगसेंग इंडेक्स को आप देख लो, हमारा हांगकांग, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सारी इमर्जिंग मार्केट्स है जहां सबसे ज्यादा बिकवाली इंडिया में देखने को मिल रही है। तो वीक अर्निंग्स की वजह से एफपीआई सेलिंग और ज्यादा खराब हो चुका है। एफपीआई के जो आउटफ्लो है, मतलब जो बेच रहे हैं ये शेयर्स, ये अक्टूबर में शुरू हुए 2024 में। और यहाँ पे सबसे पहले तो कहा गया कि चाइना बहुत बड़ा एक स्टिमुलस लेके आया है। स्टिमुलस क्या? चाइना ने कहा कि हम ना $1 ट्रिलियन अपने देश में लाने वाले हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लोगों को दे देंगे पैसा, कंपनीज को दे देंगे कि लो तुम खर्च करो, तुम मैन्युफैक्चरिंग करो, और बिल्कुल इकोनॉमी को हम वापस से इंजन को शुरू करेंगे फुल स्पीड पे चलाना। तो एफपीआई वहां जाने लग गए। कहा गया कि यार वहां पे शेयर बाजार 5 साल के लो पे चल रहा है, इंडिया का शेयर बाजार लाइफ हाई पे चल रहा है, तो पैसा वहां अंडर वैल्यूड ज्यादा है शेयर बाजार, तो वहां लगाया जाए। तो जो इलेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का एज यूएस प्रेसिडेंट, इसकी वजह से ग्लोबल कंसर्न्स और बढ़ गए, क्योंकि वो आए, लग रहा था चाइना ग्रो करेगा, बढ़िया चाइना के शेयर बाजार में पैसे बनेंगे, उन्होंने चाइना पे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, राइट, इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इमर्जिंग मार्केट्स है ना, इमर्जिंग मार्केट्स के जो अपील है वो थोड़ी सी कम हो गई, अट्रैक्टिव कम लगने लगे। और यूएस में जो डेट सिक्योरिटीज है, जैसे इंडिया में एफडी होता है हमारा, वो डेट सिक्योरिटी होता है, या फिर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेते हो ना, किसान विकास पत्र, और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के भी बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप खरीदोगे आपको फिक्स इनकम मिलेगा उस पर, लेट्स से 5% मिल रहा है या 4% मिल रहा है, जो भी है वो रिस्क फ्री है, और गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट करने वाली नहीं है। तो वैसे यूएस में काफी बढ़ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंपटीटर है हमारे लिए। तो जब से ऑफिस इन्होंने संभाला है, ट्रंप ने काफी सारे टैरिफ के थ्रेट्स लगाए हैं, 25% लिवाई लगाया है इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा और मेक्सिको पे, 10% एडिशनल लगाया है चाइनीज गुड्स पे, मतलब पहले 25 लगा था और उसके बाद एडिशनल 10% और लग गया। लेकिन चाइना और मेक्सिको को इन्होंने 1 महीने का समय दिया है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने फिर 25% टैरिफ लगा दिया किस पे? स्टील पे, एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे, और कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है कि मान लो तुम मेरे पे अगर 50% टैरिफ लगाते हो, तो मैं भी तुम पे 50% का टैरिफ लगाऊंगा। सीधा सीधा मेरा लॉजिक ये है, मेरी पॉलिसी का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि एक्सपोर्ट्स मेरे बड़े ना बढ़े, लेकिन टैक्स तो मैं तुम पे जरूर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। उनका कहना ये है। अब ये जो मेटल सेक्टर है ना, यहाँ पे इंडियन मेटल सेक्टर ने काफी ओवर रिएक्ट कर दिया। ऐसा कुछ है नहीं कि हमें बहुत फर्क पड़ता है। इंडिया करीब करीब, मैं बता रहा हूँ एस्टिमेट थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूँ, आप समझो कि $5 बिलियन का स्टील जो है ये इंपोर्ट करता है। हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है भाई, हम तो दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक है। इस टाइम पे साउथ कोरिया, चाइना, जापान से हम स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं यूएस को, तब हमें फर्क पड़ता है। यूएस के हमारे एक्सपोर्ट देख लो आप, इतने कम है कि हमारी स्टील इंडस्ट्री को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, कि हमें लॉस हो गया, टैरिफ लग जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा ओवर रिएक्शन था। और थोड़ा ऐसा होता है कई बार कि थोड़ा हल्ला मचाना होता है टीआरपी के लिए, तो ये सब हो रहा था। जो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, जो डेली अनाउंसमेंट्स की वजह से आ रही है, जो डेली नई नई चीजें ले आ रहे हैं ट्रंप जब से ऑफिस में आए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्विटी मार्केट्स इंडिया वाला परेशान है थोड़ा ज्यादा। लेकिन आप ये देखो ना, यूएस मार्केट परेशान क्यों नहीं है? यूएस के मार्केट्स तो लाइफ हाई के पास चल रहे हैं, और इंडियन मार्केट ही सबसे ज्यादा क्यों गिर रहा है? या तो बाकी मार्केट्स भी ज्यादा गिरे। तो कुछ लोग कहना है कि इंडियन मार्केट्स यार लाइफ हाई के पास चल रहा था, तो ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन यूएस मार्केट भी लाइफ हाई के पास चल रहा है, ठीक है। तो हम कोरिलेटेड है ही नहीं इस टाइम पे किसी से, हम अलग ही चल रहे हैं। और एग्जैक्टली अभी ऐसा हो रहा है कि अगर जब तक की क्लैरिटी नहीं आती, प्रॉपर आर्टिकुलेशन नहीं आता टैरिफ पॉलिसीज का, तब तक इन्वेस्टर्स, इनका कहना है कि मार्केट में ऐसे ही चलता रहेगा। ग्रीन बैक डॉलर को कहते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, ग्रीन बैक जहां लिखा है वो डॉलर है, और डॉलर मजबूत होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि सारे इन्वेस्टर पैसा यूएस में लगा रहे हैं फिक्स इनकम के लिए, ब्याज पे लगाने के लिए। तो यूएस में पैसा लगाओगे तो यूएस में पैसा तो डॉलर्स में लगेगा, और डॉलर्स में लगेगा तो रुपया बेच के आप डॉलर खरीद रहे हो, तो इसकी वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, सिर्फ रुपए के अगेंस्ट नहीं। ये मैं कहूंगा, चाहे आप यूरो के अगेंस्ट देखो, चाहे आप इसके आई थिंक रनमिंबी के अगेंस्ट देखो, या दुनिया की कोई भी करेंसी उठा लो, पूरा डॉलर इंडेक्स उठा लो DXY, और देखो कि यूएस डॉलर सबके अगेंस्ट काफी अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूएस में बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे, वैसे वैसे अगर आप देखोगे ये ऊपर जाएगा, तो डॉलर भी मजबूत होगा, क्योंकि इसमें लोग पैसा लगाने के लिए भागेंगे। इसमें पैसा लगाने के लिए सबसे नंबर 1 स्टेप कहां से होके जाना पड़ेगा? डॉलर से। आप डॉलर ही लगा सकते हो इस पे, और ये ज्यादा बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे डॉलर मजबूत होता जाएगा, रुपया और बाकी जितनी भी करेंसीज है, अगर आप देखोगे, चाहे डॉलर हो या कोई भी हो दूसरी, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर है चाहे कोई भी है, वो नीचे गिरते रहेंगी। ये हमारा नियम है।
तो यहाँ पे काफी मतलब वीक रुपी की वजह से क्या होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स के ना रिटर्न्स खत्म हो जाते हैं। मान लो मैंने किसी देश में इन्वेस्ट किया, 50% कमा लिए मैंने, लेकिन वहां की करेंसी ही 30% गिर गई, तो मेरे तो फिर 20% बच रहे हैं ना, राइट। करेंसी इतना डिप्रिशिएट हो जा रही है, तो ये भी एक रीजन है कि एफपीआईज वेट करेंगे कि भैया रुपया थोड़ा सेटल हो, हम तब आएंगे। यहाँ पे इस टाइम तो नहीं आएंगे, क्या पता अभी 90 हो जाए, 95 हो जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो बहुत फास्ट डिएक्सेलरेशन दिख रहा है हमें अर्निंग्स ग्रोथ में, अर्निंग्स कम हुई है कंपनीज की, वैल्यूएशन ज्यादा लग रहे हैं, दूसरा, और एक तो सबसे पहले रुपया जो है वो गिर रहा है, ये तीसरा एक फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या इस 3 फैक्टर्स के अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं आपको लगता है जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में सेलिंग आ रही है? तो जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। ऑटो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जूम 40% इन जनवरी। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटो सेक्टर में जरूर कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट किया होगा। म्यूचुअल फंड भी लिया होगा तो उसमें ऑटो सेक्टर में एक्सपोजर होगा। ऑटो में सारी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है, राइट। ऑटोमोबाइल कंपनी चलाना इज वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको बता दूं, बड़ा टफ है चलाना। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री ने किक स्टार्ट किया है इस साल को, जहां एक्सपोर्ट्स काफी बढ़िया दिख रहा है, बहुत हेल्दी है। जैसे कि पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में, टू व्हीलर जो 2 पहिए वाली गाड़ियां हैं, 3 व्हीलर ऑटोज, यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। और सही बात है, देखिए इंडिया में एकदम से तो कार नहीं बिक जाएंगी 50 करोड़ या 100 करोड़, राइट। एक टाइम पे ग्रोथ चलते चलते प्लेट्यू हो जाएगा ना, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तभी हम लोग कार लेंगे, तो ये प्लेट्यू हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा फिर। तो अगर हमें ग्रोथ चाहिए ऐसा, तो फिर हमें क्या करना होगा, ये इंडिया से स्विच करना होगा दूसरे मार्केट में, एक्सपोर्ट में। हम अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, तो हमारी सेल फिर से ऐसे जाने लग जाएगी। तो ऐसी कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती है ना, आप देखो कि इनके दाम कुछ अलग ही होते हैं, इनको इन्वेस्टर ज्यादा पसंद करते हैं कि इंडिया में मार्केट स्लो डाउन भी हो गया तो क्या दिक्कत है, बाहर बेचेंगे गाड़ियां। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट सेगमेंट जो है यहाँ पे, ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स 40% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है कंपेयर टू जनवरी पिछले साल 2024 के जनवरी से कंपेयर करो। और SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बता रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट 17% से बढ़ गया है, 2 व्हीलर एक्सपोर्ट्स 46% बढ़ा है, 3 व्हीलर एक्सपोर्ट्स करीब 20% इंक्रीज हुआ है। तो आप ये देखो कि पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं, वहां पे एक्सपोर्ट है या नहीं आपकी कंपनीज का, या सिर्फ इंडियन मार्केट्स में बेचती हैं जो स्टॉक्स आपके पास है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रंट में कार एक्सपोर्ट्स में 13% का ड्रॉप आया है, अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, जहां पे यूटिलिटी व्हीकल्स के 61% ग्रोथ है, यूटिलिटी व्हीकल्स का। यस, 2 व्हीलर कैटेगरी अगर आप देखोगे, स्कूटर मोटरसाइकिल दोनों में बहुत बढ़िया ग्रोथ है। स्कूटर में 23%, 23.5% का है, मोटरसाइकिल में ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ है। और इंडियन मोटरसाइकिल्स में बताऊं, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज बहुत पसंद करती है, वहां के लोगों को बहुत पसंद है। हमारे जो अगर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी गाड़ियां खूब बिकती है वहां पे। अगर आप देखोगे बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली एक्सपोर्ट्स में अच्छी खासी। कार में अगर आप देखोगे, मारुति सुजुकी इंडिया और hyundai मोटर, यहाँ पे एक्सपोर्ट वॉल्यूम काफी बड़ा है। तो 2 कंपनीज के नाम हमें यहाँ से भी मिले हैं, और 3 हमें कंपनीज के नाम मिले हैं बाइक्स के। तो अप्रैल से जनवरी का जो पीरियड रहा है, एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे 20% बढ़ा है, पैसेंजर व्हीकल्स का 14.5%, 2 व्हीलर्स का 23% एंड 3 व्हीलर्स का तो फ्लैट रहा है। पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो मारुति सुजुकी 4 पहिए की जो गाड़ियां बनाती है, और hyundai मोटर्स, यहाँ पे मिक्स बैग रहा है इनका। इन दोनों का ही नाम यहाँ पे ज्यादा हमें सुनने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो। और दोनों इंटरनेशनल ग्रुप है, राइट। सुजुकी एक इंटरनेशनली रिनाउंड कंपनी है, और इसके अलावा hyundai भी काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है, बाहर की कंपनी है। ट्रैवल प्रेशर्स। अब बात करता हूं मैं एक एडिटोरियल आर्टिकल की। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे लगता है मेट्रो में, बस में बैठ के शायद मेरी वीडियोस देखते हो, या फिर शाम को ऑफिस से आते वक्त आप देखते हो। तो यहाँ पे खर्चा, एक जो सर्वे आया है, और ये सरकारी सर्वे है, ये कोई प्राइवेट सर्वे नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक स्ट्राइकिंग फैक्ट है लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा का। तो इसे आप याद रखना, HCES, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, बहुत पॉपुलर है ये, और डेटा काफी ज्यादा इनसाइट्स देता है हमें अच्छे। तो यहाँ एवरेज मंथली जो खर्चा है नॉन फूड आइटम का, मतलब खाने पीने का खर्चा हटा दो, ठीक है, वो तो काफी खर्चा होता है खाने पीने में, उसके अलावा जो सबसे बड़ा खर्चा आ रहा है शेयर ऑफ मंथली एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन में, तो वो आ रहा है क्या, कम्यूट का। कम्यूट मतलब
ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग, और मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ घूमने जाने की, मैं कह रहा हूँ डेली ट्रैवलिंग, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या जो भी ट्रैवलिंग आप कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑफिस कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे जो कम्यूट में खर्चा है रूरल एरियाज में 7.6% है, अर्बन एरियाज, शहरी एरियाज में 8.5% है। और एट वन लेवल स्टैटिस्टिक्स पॉइंट कर रहे हैं कि ये तो इनएविटेबल ट्रेंड बन गया है राइजिंग मोबिलिटी का और अर्बन स्प्रॉल का, जिसकी वजह से लोग कम्यूट करते हैं बहुत दूर दूर तक, एंड जो इंक्रीजिंगली रू अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज बन गए वर्क के। तो अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली, लोग अब ऑफ कोर्स एक तो अफोर्डेबिलिटी इशू है, ऑफिसेस जहाँ पे है वहाँ पे आप मेन जगहों पे जाके घर नहीं खरीद सकते, रेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग कम्यूट करना प्रेफर कर रहे हैं। और इसीलिए ही देखिएगा कि अब ऑन एन एवरेज 10 साल पहले से आप कंपेयर करो तो लोग ट्रैवलिंग कम्यूट और ज़्यादा कर रहे हैं। अब जैसे मेट्रो फैसिलिटीज़ आ गई है तो आदमी 50-60 किलोमीटर भी आराम से कम्यूट करके जा रहा है, जो पहले ऐसा लगता था इम्पॉसिबल है, इतना डेली हम कहाँ से जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल तक भी डेवलप हुआ है। लेकिन जो फ्यूल के दाम बढ़े हैं, इसके वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, आम आदमी के ऊपर बर्डन काफी बढ़ रहा है ट्रैवलिंग का। एक तो इनएडुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी। इनएडुकेट का मतलब ग्रोथ तो आई है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, उस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पीछे है। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है हमारे आम आदमी पर, एक हाउस होल्ड पर बहुत ज्यादा हो गया है, कम्यूट का कॉस्ट, ट्रैवलिंग का कॉस्ट। आप में से शायद कई लोग अग्री करेंगे इस बात से, कई लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक तो लोग सब ऑप्टिमल प्राइवेट सॉल्यूशंस को देखते हैं, कोई प्राइवेट बसेस हो गई, ऑटो हो गया, इस तरीके की चीजें। एंड जो अफ्लुएंट लोग हैं थोड़ा, जो जहाँ पे इनकम, मीडियन इनकम अच्छी आ रही है उनके घर में, मीडियन इनकम से ऊपर उनकी इनकम आती है, तो वहाँ पे प्राइवेट कार्स हैं। उसकी वजह से प्राइवेट कार वाले लोग भी, मैंने देखा है कि कार छोड़ के लोकल ट्रेन और आप देखोगे मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूशन, नाइटमेयर। एनसीआर रीजन में आप चले जाओ, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु में, इनकी न्यूज मुझे सोशल मीडिया पे सिर्फ ट्रैफिक से रिलेटेड आती है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लोग काफी परेशान है इस चीज से। और प्रॉब्लम रूरल एरियाज में और ज्यादा है, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। अगर रूरल एरियाज में आप जाते हो तो फॉर एग्जांपल जो पर्सनल ट्रैवल कॉर्पोरेशन है, वो अकाउंट करता है 50% ऑफ ट्रैक्टर्स यूसेज। एक इंडिया में एक ऑन एन एवरेज जो किसान ट्रैक्टर यूज करता है, 50% उस ट्रैक्टर का यूज होता है पर्सनल ट्रैवल के लिए। वो तो पता नहीं था मुझे ये, लेकिन मतलब पर्सनल ट्रैवलिंग में लोग ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं कि इधर से उधर जाना है, कुछ सामान इधर से लाना है, घर का जो काम करना है उसके लिए भी ट्रैक्टर का यूज हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट है स्विफ्ट, एफिशिएंट, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो बहुत क्रिटिकल है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स को ये तभी अट्रैक्ट कर पाएगा एंड एनकरेज कर पाएगा ज्यादा वुमेन को कि वो वर्क प्लेस में आए, जब आप एक अच्छा सा सेफ और साउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। जैसे ओल्डर सिटीज है, पुरानी जो शहर है, सिटीज है, मुंबई में, कोलकाता में, यहाँ पे एक्सटेंसिव लोकल ट्रेन्स हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, एनलार्ज हो गया है हमारा कैचमेंट एरिया फॉर फैक्ट्री एंड डोमेस्टिक वर्कर्स। मुंबई में अनलाइक कोलकाता, लोकल ट्रेन्स वेल हील्ड एग्जीक्यूटिव्स भी एक्सेस करते हैं, एज वेल एज फैक्ट्री वर्कर्स भी एक्सेस करते हैं। और जो पार्टली ऑपरेशनल दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि अगर आप इंटरसिटी कनेक्टिविटी दे दो तो और बढ़िया है। एक ही जगह पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, अगर दूर दूर से लोग वहां के ट्रैवल कर सकते हैं कुछ ही समय में। तो बस कनेक्टिविटी में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। बस कनेक्टिविटी अगर थोड़ा सा बढ़िया बूस्ट मिल जाए, इसे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हो जाए कि सड़कें इतनी चौड़ी हो कि बस के चलने से जाम न लगे, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। इंडिया में करीब 21 लाख बसेस हैं, दैट्स इट, पब्लिक प्राइवेट टू सर्विस नेशनल कम्यूटर पॉपुलेशन, जहां हमारे पास 14 करोड़ लोग ट्रैवलिंग करते हैं और 21 लाख बसेस हैं। आप सोचो कितना बड़ा गैप है यहाँ पे। एंड एज ऑफ नाउ काफी कैपिटल लगता है इस काम में, टाइम भी बहुत लगता है, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होता है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स जब होते हैं तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे इंडिया में मेट्रो सिस्टम्स भी 17 सिटीज में ऑपरेशनल है। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है, ठीक है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। एंड ये जो है रिलेटिवली ग्लैमरस मास ट्रांजिट ऑप्शन है, इसके अपने लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कवरेज। जैसे कि लंदन अंडरग्राउंड को फॉर इंस्टेंस 162 साल लगे हैं वो नेटवर्क बनने में, जो वो आज है 162 साल, और जो उसके दाम है वो भी रेंज करते हैं सॉरी, जो फेयर्स हैं, जो दाम है ट्रैवलिंग के, वो रेंजिंग बिटवीन 8 रुपए एंड 50 रुपए डिस्टेंस ऑन डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और इससे क्या होगा,
आप एक्सक्लूड करोगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। तो जब तक कि अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग रीओरिएंटेड नहीं होता कि भाई मुझे सस्ता ट्रांसपोर्ट बनाना है, ना कि बहुत बढ़िया दिखने वाला और बहुत बढ़िया, तब तक इंडियन हाउसहोल्ड्स बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे किस पे? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे। इंडिया आइज ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ 100K केयर वर्कर्स ईच ईयर। अब ये देखो कि इंडिया में आप ब्रेन ड्रेन की बात करते हो कि भाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि इंडिया से लोग पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं जॉब लेने और वहां पे सिटीजनशिप ले लेते हैं, और हम लोग सुंदर पिचई से लेके सत्या नाडेला से लेके बड़े बड़े सीईओज का भी एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऐसा करो। देखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है एनएसडीसी, ये आई कर रही है कि डिप्लॉय करेंगे 1 लाख केयर वर्कर्स को हर साल 2027 से। कहां पर? डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पे पॉपुलेशन एज कर रहा है, जैसे इटली, जापान, जो दूसरी कंट्रीज हैं यूरोपियन, वहां पे देखो ना एवरेज पॉपुलेशन एज बहुत ज्यादा हो गई है, राइट? वहां पे बच्चे कम हो रहे हैं और बुढ़े जो है काफी, जितने भी बूढ़े लोग हैं वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ केयर इतना बढ़िया है कि वो 85, 80, 90 में ऑन एन एवरेज इतना जी रहे हैं, राइट? तो इजराइल ने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें तो 5,000 हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए। जर्मनी और जापान ने कहा है कि हमें कंसिस्टेंट हमारी डिमांड रहने वाली है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, एंड वी होप कि हम डिप्लॉय कर पाए क्लोज टू 1 लाख वर्कर्स एवरी ईयर इन 2 years, क्योंकि यहाँ पे हम एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी प्लान कर रहे हैं विद डेवलप्ड नेशंस कि हम प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट उनके एजिंग पॉपुलेशन को। एडिशनली एनएसडीसी इंटरनेशनल ये क्या कर रहा है? ये एक्सटेंड कर रहा है एडवाइजरी सर्विसेज अक्रॉस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज, जैसे कि अफ्रीका, जहां पे वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होंगे इन रीजन्स में। एंड बिसाइड्स जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्क कर रही है टॉवर्ड्स सेटिंग अप न्यू इंटरनेशनल लैंग्वेज लैब्स, जहां पे असेसमेंट सेंटर बनेंगे, जहां लोगों को ट्रेन किया जाएगा इंडियन लोगों को कि आप रशियन लैंग्वेज सीखो, इटालियन सीखो, कोरियन सीखो, फ्रेंच सीखो। एंड फिर कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा? उस कंट्री में डिप्लॉय किया जाएगा एज अ हेल्थ केयर वर्कर या मतलब किसी भी दूसरे प्रोफेशन में। तो एनएसडीसी इंटरनेशनल ने करीब 88,924 ओवरसीज जॉब्स को एग्रीगेट किया है अक्रॉस 22 कंट्रीज, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्किल्ड प्रोफेशनल को अलग अलग सेक्टर में। और करीब करीब इनका कहना है कि हमने 64,000 कैंडिडेट्स की ऑलरेडी मदद भी कर दी है। तो मुझे नहीं पता था ये सब चीजें ऐसे चल रही हैं काफी। एंड आप देखो, जापान से लेके दूसरी बहुत सारी कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया इस तरीके के एग्रीमेंट्स कर रहा है, जहां पे हम उन्हें प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उन्हें काफी बढ़िया हम एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड लेबर्स प्रोवाइड करेंगे इंडिया से, और काफ़ी एक्सपैंड भी कर रहे हैं हम अलग अलग कंट्रीज के साथ इस टाइप के मॉडल्स। तो एनएसडीसी प्लान कर रहा है कि 15 प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोलैबोरेट करेगा, एंड करीब जॉब एज स्किल्स मॉडल ये 1 मिलियन स्टूडेंट्स मतलब 10 लाख स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड करेगा, कोलैबोरेट करेगा ओईएम मैन्युफैक्चरर्स के साथ, और ट्रेनिंग देगा लोगों को और जॉइंट सर्टिफिकेशंस वगैरह भी देगा ताकि वो स्किल कर पाए अपने आप को। मेजर बीपीएम्स पिवट टू एजेंटिक एआई टू रेज ऑटोमेशन एफिशिएंसी। अब देखो, प्रॉब्लम कई सारे लोगों को ये है कि चलो एआई आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि किसी भी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ रहा है, राइट? किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप चले जाओ, चाहे आप कोडिंग करते हो, चाहे आप डिजाइनिंग करते हो, हर जगह कहीं ना कहीं एआई का यूसेज है, किसी परसेंटेज तक है, इम्प्लीमेंटेशन है। एंड इससे या तो आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जा रही है, और एफिशिएंसी बढ़ जा रही है तो आपको कम लोग चाहिए वही सेम अमाउंट ऑफ काम को, टास्क को अकम्प्लिश करने में। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में एक ऐसे सेक्टर की जहाँ पे कई लोगों को रोजगार मिलता है, वो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, जितने भी बीपीओ और बीपीएम वाली कंपनीज है, जैसे कि जेनपैक्ट, ईएक्सएल, डब्ल्यूएनएस, ये बहुत बड़े शिफ्ट्स ला रही है अपने ऑपरेशंस में। ये यूज कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, राइट? एंड ये क्या कर रहे हैं? बिल्ड कर रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स क्या करते हैं? ये एंड टू एंड ऑटोमेशन करते हैं, शुरुआत से लेके अंत तक का जो भी काम है, पूरा वर्क फ्लो कि आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो और एफिशिएंसी ला सकते हो। जेनपैक्ट मूव कर रहा है अपने सारे एग्जिस्टिंग वर्क को इनटू एजेंटिक आर्किटेक्चर। ईएक्सएल काफी लाखों लोगों को ये इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देता है, और इनका कहना है कि 60 से 70% ऑफ द जॉब है ट्रेडिशनल एरिया में, जैसे कि कस्टमर सर्विस, कस्टमर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ये खत्म हो सकते हैं। यस, 60 to 70% जॉब्स खत्म हो सकते हैं यहाँ पे। एंड WNS ने कहा है कि ये जो है लेबर
और टाइम और मटेरियल बेस्ड कमर्शियल मॉडल से अब जाने वाले हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे, क्योंकि कस्टमर्स इनके फोकस कर रहे हैं किस पे, अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे, एफिशिएंसी पे और आउटकम पे। तो एजेंटिक एआई क्या करेगा, यूज केस करता, इसका रेंज करता है फ्रॉम प्रोसेसेस इन कस्टमर सर्विस में इसे आप लगा सकते हो, और ऑर्डर मैनेजमेंट में लगा सकते हो, रिटेल में, ई कॉमर्स में, अकाउंट्स पेबल में, इंश्योरेंस क्लेम्स में, प्रोसेसिंग में, अंडरराइटिंग, सप्लाई चेन, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस एंड और भी जगहों पे। तो बीपीएम का जो एक्सपर्टीज है ऑपरेशंस में, अलग अलग डोमेन्स में, यहाँ पे हर जगह एआई इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ह्यूमन अभी भी जरूरी है कि वो एआई को हैंडल कर पाए, कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर पाए, लेकिन बहुत कम ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप देखेंगे, इट हैज एन अकाउंट बाय अकाउंट प्लान, जहां पे ये एंटायर स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे कि वो अडाप्ट करे। चीफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऑफिसर का कहना है, संजीव वोरा, जब इन्होंने इकोनॉमिक टाइम से बात की, तो स्टाफ को ट्रेन किया जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी यूज करना सीखो, और बहुत कम स्टाफ की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। इनवॉइस वेरिफिकेशन का काम है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये 80% ऑटोमेशन आ सकता है, तो आपको 80% हो सकता है कम लोगों की जरूरत पड़े। इंटरनली जेनपैक्ट में करीब 20 एआई एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं इन एरियाज जैसे कि आईटी हेल्प डेस्क फंक्शंस, जहाँ पे 50% और ज्यादा एफिशिएंसी नजर आई है पहले से। एलएलएम्स जो है, जो ब्रेन है एजेंटिक सॉल्यूशंस के, अलोंगसाइड एक्सेस टू टर्मिनल डेटा प्लेटफॉर्म जैसे कि साइलॉस, एग्जीक्यूटिव्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब एलएलएम का यूज करने की बात कर रहे हैं, ये एआई एजेंट्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एआई एजेंट्स एक बार सर्च करो, ये हर फील्ड में एआई एजेंट्स आ रहे हैं, और नेक्स्ट बिग थिंग मुझे लगता है ये एआई एजेंसी है एआई में। इंडिया में तो खैर हमें अभी इस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है, हम लोग एग्जिस्टिंग एलएलएम्स के ऊपर ही नए एप्लीकेशंस लेयर बना रहे हैं और उसी से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो एजेंटिक एआई जो है ये रीजन कर सकता है रादर देन स्टिकिंग टू सेट प्रोसीजर्स। इसका शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी है कि अंडरस्टैंड कर पाए कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ये भी समझ जाएगा। तो जॉब जो है वो ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ कस्टमर सर्विस, कस्टमर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाले हैं। अभी जीरो नहीं हो सकता ये, लेकिन 60 से 70% डाउन होगा, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कहना है, और ग्लोबल लीडर का फॉर एआई सॉल्यूशंस एंड डिजिटल स्ट्रेटजी ईएक्सएल में। ईएक्सएल भी अमेरिकन कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, जो इंडिया में काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और इनका कहना है कि लेकिन जो जॉब्स है डेटा में एंड एआई आर गोइंग टू ग्रो बाय 100 to 120%। तो एआई और डेटा की जॉब्स 100 से 200% बढ़ सकती है, 120% बढ़ सकती है, लेकिन बाकी जॉब्स कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होने वाली है। मेजर टारगेट्स इंक्लूड करते हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन। किसके टारगेट मैं बात कर रहा हूँ, ट्रम्प के टारगेट्स। इन्होंने एक रेसिप्रोकल टैरिफ रोड मैप लगा दिया है। अब देखिए, इंडियन शेयर बाजार तो ट्रम्प का नाम सुनते ही आजकल थोड़ा सा घबरा जाता है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनवील किया है एक रोड मैप, एक पूरा नक्शा बनाया है, जहां पे कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है कि तू 10% मेरे पे लगा रहा है, मैं भी तेरे पे 10% लगाऊंगा, ठीक है, सारी कंट्रीज पे जो चार्ज करती है ड्यूटीज अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर। इन्होंने लेटेस्ट स्टेट साल्वो में ये कहा है, जो डायरेक्टेड है एट अमेरिकन फ्रेंड्स, ये अपने दोस्तों पे लगा रहे हैं ये टैक्स। यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड फोर्स जैसे कि चाइना पर तो वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो टुडे इज द बिग वन, रेसिप्रोकल टैरिफ उनका कहना है। और टैरिफ जो है ये थर्सडे से तो नहीं, लेकिन ये इंपोज हो सकते हैं विद इन फ्यू वीक्स, क्योंकि ट्रम्प का जो ट्रेड और इकोनॉमिक टीम है वो स्टडी कर रहा है बायलैटरल टैरिफ और ट्रेड रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स क्या है हमारी अलग अलग कंट्रीज के साथ। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एग्जामिन करेगा व्हाट इट कॉल्ड द मोस्ट एग्रीजियस इश्यूज फर्स्ट। तो ऐसी कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा इनका डेफिसिट है, डेफिसिट क्या होता है, जब आप मेरे से सामान खरीदते हो लेट्स से 10 रुपए का, और मैं आपसे सामान खरीदता हूं 1 रुपए का, तो इसको मैं बोलता हूं डेफिसिट, कि यार 9 रुपए का डेफिसिट है, मैं 10 रुपए का तुमसे सामान बाय कर रहा हूं, तुम मेरे से 1 रुपए का ही सामान बाय कर रहे हो बस। तो तुम्हें मेरे से या तो 9 रुपए का सामान खरीदना होगा, नहीं तो मैं तुम पे टैरिफ लगाने वाला हूं। तो ये इनका यहाँ पे गोल है। इनका ये भी कहना है कि एम करेंगे टू काउंटरैक्ट नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि बर्डनसम रेगुलेशंस, वैल्यू एडेड टैक्सेस, गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो एफर्ट है वो एम कर रहा है कि आप नेगोशिएशंस लॉन्च करो, जहां पे कुछ कंट्रीज के साथ मिलके आप जब नेगोशिएशंस करोगे तो बैरियर्स को कम कर पाओगे, और यूएस की कंपनी भी आपके कंट्री में आकर के काम कर पाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यूएस में आकर के काम करो। तो प्रेसिडेंट काफी खुश हैं कि वो टैरिफ को कम कर पाए, अगर कंट्रीज भी, दूसरी कंट्रीज भी अपने टैरिफ को कम करती है। लेकिन हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो टैरिफ्स हैं, हाई टैरिफ्स, ये बिगेस्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टारगेट्स जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे जो टैरिफ्स हैं
ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को अवॉइड करने के लिए है, एंड यहाँ पे ज्यादा कस्टमाइज डिवाइस होंगे उनका कहना है। एंड इन्होंने ये भी रूल आउट अभी नहीं किया है कि हो सकता है ये पूरा ग्लोबल टैरिफ लगा दें कि भाई यूएस में कोई भी कुछ भी सामान बेचता है 40% टैक्स है उस पर, बस ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि क्या होता है और इससे यूएस मार्केट पे क्या इसका इन्फ्लुएंस आता है। मैं बता दूं, अगर भारत सरकार हर एक देश से आने वाले सामान पर 20% का टैरिफ लगा देगी तो हमारा महंगाई दर, इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा, सीधा 20% यहां से इंक्रीमेंट आएगा और ज्यादा ही आ जाए क्या पता, राइट। तो इससे बहुत ज्यादा डिस्टेबिलिटी हो जाएगी, हमारे कंट्री में डिस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन लोगों को लगता है कि ट्रम्प ऐसा करेंगे नहीं, ये धमकियां दे रहे हैं, नहीं तो मतलब आई होप कि ये धमकियां ही दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है। यूएस मैक्सिको को भी, कनाडा मैक्सिको भी इन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया है इनको भी, एंड टैरिफ लगाएंगे भी तो मुझे लगता है कि इतना लगाएंगे कि यूएस में लोगों के जेब पे बहुत ज्यादा फर्क पड़े, क्योंकि ये जो खर्चा है, टैरिफ जो आप पे कर रहे हो, जाना किसकी जेब से है, वहां के लोगों की जेब से जाना है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये रहने वाला है यूएस के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए कि किस तरीके से आप टैरिफ वाले सिस्टम में काम कर पाओगे। एंड ट्रम्प ने 2000 जब पहले थे, ये 19 के टाइम पे भी इन्होंने जब टैरिफ लगाए थे, जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे मुझे याद है, तो टैरिफ लगाने से चाइना से का जो डेफिसिट है ना इनके साथ, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। आप डेटा चेक कर लो, टैरिफ लगाने के बाद भी डेफिसिट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। तो वी हैव टू सी कि इसका कोई बेनिफिट है भी या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस रोज देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।